हाँ जी, सत श्री अकाल जी सारिਆਂ ਨੂੰ एक बार फिर तो स्वागत करते हैं तुहाडे अपने यूट्यूब चैनल स्टडी बजर ते। सो जी स्टूडेंट्स, अज असी एक शानदार टॉपिक नू डिस्कस करन जा रहे हाँ। टॉपिक है जी सिविक्स दा, नागरिक शास्त्र दा। जो असी टॉपिक डिस्कस करांगे, टॉपिक है जी सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट केंद्रीय सरकार बारे डिस्कशन करांगे जी। आई थिंक आफ्टर अ लॉन्ग टाइम असी अज सिविक्स का जोड़ा पार्ट है ओपन रखने जा रहे हैं। सो शानदार तरीके नाल इस बारे डिस्कशन करांगे जी। हर एक पहलू में इस बारे इस सैशन का हिस्सा बनावांगे। सो वीडियो अंत तक जरूर देखना क्योंकि बहुत सारे थोड़े डाउट्स ने वो अज क्लीयर होने जा रहे हैं। सो सेंट्रल गवर्नमेंट को शुरू करने तो पहला मैं गल करांगा जी स्टेट बारे। स्टेट राज, देखो जी शायद तुहाडे चो किसी स्टूडेंट्स दे लई सिविक्स एक औखा पार्ट हो सकता है, मन सकते हैं जी। परंतु अज ही किते मैनूं पढ़न नूं मिलिया सी तुहाडी जिहड़ी कामयाबी, तुहाडी जित तद ही संभव होएगी जदों तुहाडे सुपने तुहाडे बहानिਆਂ नालों वड्डे होणगे। सो ये भी एक बहाना ही कह सकते हैं असीं भी, सानूं समझ नहीं आ रहा, कोशिश करनी चाहिए जी। सिविक्स एक बड़ा इंटरस्टिंग टॉपिक है तो अज साडे देश दे विच पॉलिटिक्स बहुत वड्डा आधार है, हर एक पार्ट दे विच तुसीं कह सकते हो। सो स्टेट बारे गल करते हैं जी। स्टेट बनने दे लई चार जिहड़े एलिमेंट्स होने चाहिए है। फर्स्ट है जी फिक्स्ड टेरिटरी, मीन टू से एक निश्चित भूमि होनी चाहिए है जी। ਜਦੋਂ कोई स्टेट एग्जिस्ट करेगी, पहला ਜਿਹੜਾ इंपॉर्टेंट पहलू ਹੁੰਦਾ है वो फिक्स्ड टेरिटरी है। दैन उस तो बाद पॉपूलेशन उत्थे एग्जिस्ट करनी चाहिए है, मीन टू से उत्थे जनसंख्या भी होनी चाहिए है। दैन थर्ड वन असी गल करिए तो दैन उत्थे गवर्नमेंट एग्जिस्ट करनी चाहिए है। तो फोर्थ वन है जी सॉवरेनिटी, तुसी कह सकते हो सॉवरेनिटी। सॉवरेनिटी प्रभुसत्ता, प्रभुसत्ता तुसी कह सकते हो। सो इस बारे थोड़ा जा डिस्कशन होर करांगे कि ये पार्ट्स ने। निश्चित भूमि होनी चाहिए है जी, पॉपुलेशन, गवर्नमेंट एंड सॉवरेनिटी। इन्हां चीज़ों को देखने तो बाद जेरे मेरे माइंड च एग्जाम्पल आ रही है स्टेट की, वो पंजाब दी नहीं आ रही, मेरे माइंड च आ रहा है इंडिया, भारत। भारत एक स्टेट है जो मैं सिविक्स की लैंग्वेज गल करा। निश्चित भूमि है, पॉपुलेशन है, गवर्नमेंट है, सॉवरेनिटी है। देन व्हाट क्वेश्चन है जी, व्हाट इज सॉवरेनिटी? प्रभुसत्ता की होंदी है? प्रभुसत्ता अंदरूनी ते बाहरी दबाव तो मुक्ति होंदी है। अज असीं रशिया नाल हथ मिलाउणा है, साडा एक पड़ोसी राज है, उस नाल हथ मिलाउण दे लई सानूं अमेरिका तो पुछण दी लोड़ नहीं है, भावें वर्ल्ड पावर होएगी। दैन अमेरिका नाल हथ मिलाउणा है या उन्हां नाल कोई रिलेशन क्रिएट करना है तो असीं रशिया या चाइना नाल नहीं पूछांगे भी असीं वर्ल्ड पावर नाल हथ मिला रहे हां ते तुसीं एक पड़ोसी राज हो, तुसीं साडी सहायता करो। एक सजैशन ली जा सकती है, परंतु ये नहीं भी आपां उन्हां दे दबाव दे अंडर हुन्ने आ। ये बाहरी तौर पर सुतंत्रता, अंदरूनी तौर पर भी असीं फ्री हुन्ने आ। मीन टू से अंदर कोई भी असीं इंटरनली तौर पर कोई लॉ लागू करना चाहुंदे तो एक सिस्टम दे विच असीं उसनूं बना के लागू कर सकते हैं, तो उहदे विच कोई इशू नहीं होएगा। सो ये हुंदी है जी प्रभुसत्ता। एक क्वेश्चन बड़ा सोहना इत्थों बनदा हुंदा है जी। पहला क्वेश्चन तो यही बनेगा भी जिहड़े स्टेट के 4 एलिमेंट्स ने उन्हां चों जिहड़ा महत्वपूर्ण किहड़ा है, सब तो महत्वपूर्ण किहड़ा है, तो वो सॉवरेनिटी ही हुंदा, प्रभुसत्ता। हालांकि चारों ही अपने आप च इंपॉर्टेंट है, इन्हां चों एक भी जेकर मिसिंग है तो वो कोई स्टेट नहीं कहेगा। तो देख असीं गल करिए, एक एग्जाम्पल ये भी आउंदी हुंदी है कि केरला एक राज है, या तुहानूं 4 ऑप्शन दित्तियां जाणगियां, इन्हां चों राज किहड़ा है, केरला, पंजाब, दैन ऑप्शन ए एंड बी, एंड फोर्थ ऑप्शन इंडिया दी जा सकती है। तो इंडिया एक राज है पॉलिटिक्स की भाषा, सिविक्स की भाषा। सो इत्थों एक गल होर दसना चाहूँगा, ऐसे वर्ड नूं होर क्लीयर करना चाहूँगा। इस समय 199 स्टेट्स ने, 199 स्टेट्स ने। जेकर मैं यूएनओ अकॉर्डिंग गल करा, यूनाइटेड नेशंस के अकॉर्डिंग गल करा, जिहड़ी रिकोगनाइज स्टेट्स ने वो 199 ने, क्योंकि मानता देने का काम यूनाइटेड नेशंस करता है। तो ये 193 देश इसके मैंबर है, 193। ऐसे करके ही यूनाइटेड नेशंस नूं वर्ल्ड का सब तो बिगेस्ट, या तुसीं कह सकते हो बिगेस्ट है जिहड़ा ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है। सो इन्हां पहले नूं गल करन तो बाद असीं गल करिए हुण सेंट्रल गवर्नमेंट की। सेंट्रल गवर्नमेंट या तुसीं सिंपल गवर्नमेंट की ही गल करो, गवर्नमेंट, तो इसके जिहड़े 3 अंग मेन होंदे है।
तीन अंगां तो मिलके जिहड़ी गवर्नमेंट है सरकार हुंदी है, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ कह सकते हो ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट, सरकार दे अंग किहड़े किहड़े है जी। सो पहला मेरे सामने जो आ रहा है वो है जी एग्जीक्यूटिव मीन टू से कार्यपालिका, की कहांगे जी इसनूं, कार्यपालिका। इन्हां बारे चर्चा करांगे जी। ये ना सोचो कि सानू ये समझ नहीं आना, क्योंकि आप इस बारे गल करांगे, समझांगे इस हर एक चीज़ नूं भी असल च ये बने की चीज़ है, क्यों नहीं, तो अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन च इन्हां दा की रोल है जी। हाँ जी, सो असीं गल करांगे जुडिशरी बारे। थर्ड वन है जिहड़ा वो है जी जुडिशरी मीन टू से न्यायपालिका। सो गल करदे जी इन्हां बारे। ये तीन अंगां तो मिलके जिहड़ी गवर्नमेंट बनदी है, विधानपालिका लॉ मेकिंग का काम करती है, मीन टू से विधि निर्माण का काम करती है। उस लॉ नूं लागू करना जिहड़ा काम है वो कार्यपालिका का हुंदा है, एग्जीक्यूटिव का हुंदा है। जुडिशरी उस लॉ नूं, उस नियम नूं, उस विधि नूं परिभाषित करने का काम करती है। सो हुण मैं सेंट्रल गवर्नमेंट बारे गल करना चाहूँगा। सेंट्रल गवर्नमेंट केंद्रीय सरकार अपने संविधान दे विच इसनूं बड़ा क्लीयर कट करीब 100 जिहड़े अनुच्छेद ने, आर्टिकल्स ने, उन्हां विच इसनूं एक्सप्लेन किया गया। पार्ट नंबर 5 पहला क्वेश्चन तो यही बन सकता है भी हाँ जी किहड़ा पार्ट है, किहड़ा भाग है जिहड़ा कि सानूं सेंट्रल गवर्नमेंट बारे दसदा है, तो वो 5वां भाग है जी। दैन उस तो बाद आर्टिकल्स की गल करां तो आर्टिकल 52 तो लैके 151 तक है जिहड़ा उस आर्टिकल्स बारे जिहड़ा दस्सिया गया। थोड़ा जिहा होर इसनूं क्लीयर कर दिंदा मैं। जिहड़ा पार्ट 3 है, इत्थे थोड़ा नाल लिखते जाओ तुसीं। पार्ट 3 जिहड़े इंपॉर्टेंट ने अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू नाल, सिर्फ उन्हां बारे गल करांगा। वो गल करदा जी फंडामेंटल राइट्स दी। किस दी गल करेगा जी? फंडामेंटल राइट्स दी, मीन टू से मौलिक अधिकारां दी इस बारे चर्चा की गई है अपने तीसरे भाग दे विच। टोटल भाग मौलिक मूल रूप च गल करिए तो 22 है। मूल रूप तो भाग, मूल रूप या ओरिजिन फॉर्म की जो भी मैं गल करांगा तो याद रखियो जी मैं उस संविधान की गल कर रहा जिहड़ा 26 जनवरी 1950 नूं भारतीय संविधान नूं जिहड़े नूं लागू किया गया सी। मूल संविधान तो भाव इस तो है। फंडामेंटल राइट्स की गल करां तो अपने संविधान दे विच यह अनुच्छेद 12 तो लैके 35 तक अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा है जी। ठीक है जी। सो इस तो बाद जेकर मैं गल करां पार्ट 4 दी, पार्ट 4 दे विच साडे डायरेक्टिव प्रिंसीपल्स ने की ने जी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स मीन टू से नीति निर्देशक सिद्धांत। इस बारे असीं ऑलरेडी जिहड़ा सेलियंट फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिटेल च डिस्कशन कर चुके हैं। इहदे च जी अपना 36 तो लैके 51 तक। ठीक है जी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। हाँ, इस तो बाद जिहड़ा पार्ट 5 ऐड किया गया सीगा। ठीक है, 5th पार्ट है जिहड़ा ऐड किया गया सीगा। 5th पार्ट नहीं सॉरी 4A ऐड किया गया सीगा। इहदे च असीं गल कर रहे सी फंडामेंटल ड्यूटीज़ दी। कादी गल कीती है जी? फंडामेंटल ड्यूटीज़ दी। तो ये जिहड़े 51A च आ जांदी जी टोटल। सो इस बारे होर गल करते हैं जी, थोड़ा इस बारे डिफाइन करना चाहूँगा। फंडामेंटल राइट्स अमेरिका तो प्रेरित होकर अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन च ऐड किए गए हैं। फंडामेंटल राइट्स वैसे भी मैं गल कर रहा सीगा कि जिहड़ा अपना संविधान है ये बहुत सारे देशों तो जिहड़ी चंगियां चीज़ां वो असीं ऐड करते हैं। सो फंडामेंटल राइट्स असीं अमेरिका तो प्रेरित होकर अपने संविधान दे विच ऐड किए हैं। उस तो बाद डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स बारे मैं दस्सिया सी कि आयरलैंड तो प्रेरित होकर साडे संविधान च ऐड किए गए हैं। फंडामेंटल ड्यूटीज़ याद रखना रशिया तो प्रेरित होकर अपने संविधान च ऐड किए गए हैं। सो हुण गल कर रहे हैं जी आपां सेंट्रल गवर्नमेंट की, जिहड़ा 3rd 4th 4A पार्ट है 1976 दे विच 42nd अमेंडमेंट दे राही ये ऐड किया गया सीगा। सो 5th पार्ट है ये ऑलरेडी अपने ओरिजिन कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा सी। ये 52 तो लैके 151 तक पूरे जिहड़े 100 आर्टिकल्स है जिहड़े वो बन जाते हैं। ये विच सेंट्रल गवर्नमेंट को डिफाइन किया गया। सो गल करांगे सब तो पहला एग्जीक्यूटिव दी। ये 52 तो लैके 78 तक इस चर्चा की गई है। जिहड़े आर्टिकल 52 तो लैके 78 तक है इस बारे चर्चा करते हैं। देन उस तो बाद लेजिस्लेटिव ये अपने 79 तो लैके 123 तक जिहड़ी इस बारे चर्चा की गई है। 123 तक गल की गई है। ये अपना 124 तो लैके
147 तक है जिहड़ा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन दे विच इन्हां बारे चर्चा की गई। सो नोट कर सकते हो, इंपॉर्टेंट पहलू है। बहुत सारी तुहाडे जिहड़े सवालों के जवाब तुहानूं इत्थे मिलणगे अज। सो हर एक पार्ट नूं आपां क्लीयर करांगे। लैजिसलेटिव की है, एग्जीक्यूटिव की है, जुडिशरी की है, की इन्हां दा रोल है साडी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन च। सो बस जुड़े रहो, वीडियो नूं अंत तक जरूर देखना। पहला वीडियो नूं पॉज करके तुसीं नोट कर सकते हो जी। हाँ जी, सो क्लीयर करते हैं जी। सो गल करांगे इत्थे सब तो पहला लैजिसलेटिव बारे गल करांगे, विधान सभा बारे गल करांगे जी। विधान पालिका अपना नाम तो ही क्लीयर है, विधान पालिका जिथे विधि का निर्माण होंदा है उसे नूं असीं विधान पालिका कहांगे। विधान पालिका तुसीं अक्सर नाम सुनिया होएगा, जिहड़ा विधान मंडल होंदा है वह संघी विधान मंडल हो सकता है जां राज विधान मंडल हो सकता है। सो आपां गल कर रहे हैं जी, सब तो पहला लैजिसलेटिव बारे गल करांगे जी। लैजिसलेटिव मीन टू से विधान पालिका बारे गल करांगे, विधान मंडल बारे गल करांगे जी, विधान मंडल बारे गल करांगे जी। सो एक तो असीं जिहड़ी गल कर सकते हैं कि यूनियन लैजिसलेटिव हो सकती है, एक स्टेट लैजिसलेटिव हो सकती है। स्टेट लैजिसलेटिव जिहड़ी स्टेट के तौर पर काम करती है, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान। तो जेकर असीं यूनियन की गल करांगे मिन टू से जिहड़ी सेंटर लैवल पर काम करती है। सो आपां इस बारे चर्चा करांगे। ये जिहड़ा अपने संविधान दे विच हिस्सा है वो 79 टू 123 तक इसनूं डिफाइन किया गया, जिस बारे होर चर्चा करांगे। सो ਇਹਦੇ ਚ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਚਰਚਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਜੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਬਾਰੇ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਬਾਰੇ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ मीन टू से संसद बारे। सो जाणांगे जी इस बारे। बहुत सी गल्लां है ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ चर्चा करन जा रहे हैं। संसद ਜਿਹੜਾ नाम ही ਅਸੀਂ यूनाइटेड किंगडम तो प्रेरित होकर, ब्रिटेन तो प्रेरित होकर अपने संविधान च ऐड किया जी। सो थोड़ा इस बारे आ ਜਿਹੜਾ पूरी रूपरेखा है ना, ये पूरी रूपरेखा ਅਸੀਂ किस तो प्रेरित होकर अपने संविधान च ऐड कर रहे हैं जी। तो याद रखना ब्रिटेन। तो मैं इस बारे चर्चा करांगे जी। ये तीन अंग होंगे जी, केड़ा? प्रेजिडेंट, राष्ट्रपति, सेकंड है जी राज्यसभा, एक है जी लोकसभा। हाँ जी, सो इन्हां बारे चर्चा करते हैं। मैं हुणे गल कर रहा सी ब्रिटेन तो प्रेरित होकर असीं अपने संविधान दे विच इहनूं ऐड कर रहे हैं। ये रूपरेखा किवें जी, इस बारे थोड़ी जी होर चर्चा करते हैं। ये सेम ही स्ट्रक्चर सानूं कित्थे देखण नूं मिलदी है जी। पार्लीमेंट जिहड़ी है ये सेम ही जिहड़ी रूपरेखा सानूं ब्रिटेन 'च देखण नूं मिलदी है, बट उत्थे प्रेजिडेंट के तौर पर तुहानूं की देखण नूं मिलेगा जी? क्राउन। ये जिहड़ा क्राउन है आपां इहनूं पंजाबी अनुवाद दे सकते हैं जी ताज, असीं कह सकते हैं ताज। ठीक है, ये ताज राजा या राणी के रूप च हो सकता है। दैन उस तो बाद जिहड़ा उत्थे सैकेंड हाउस सानूं देखण नूं मिलदा है वो है जी राजसभा की थां ते उत्ते तुहानूं देखण नूं मिलेगा हाउस ऑफ लॉर्ड्स। ते इत्थे जिहड़ा तुहानूं देखण नूं मिलेगा हाउस ऑफ कॉमन्स। ठीक है जी। हुण इन्हां थोड़ा जिहा रूपरेखा बना के रखना, थोड़ा जिहा होर ध्यान च रखना कि सानूं यही फॉर्म जिहड़ी रखण दी क्यों लोड़ पई। इत्थों तुहाडा जिहड़ा एक होर शब्द क्लीयर होना है, उस बारे होर थोड़ी जी चर्चा करांगे। प्रेजिडेंट की जिहड़ी पोस्ट है ना, ये भी ब्रिटेन तो प्रेरित होकर असीं ऐड कीती है। वो असीं पहलां तां रट्टा मारे सी, हुण समझांगे क्यों। तुहानूं पता है कि जिहड़ी 1764 तो लैके 1947 तक का जिहड़ा समय है असीं अंग्रेज़ां दी गुलामी चली है। इस समय दे विच साडे माइंड च एक ही जिहड़ी सरकार दी रूपरेखा चल रही सी कि हाँ जी सब तो पहला ताज हुंदा, मीन टू से राजा राणी हुंदी है। उस दे हेठां दो हाउस बने हुए हैं जिथे लॉ मेकिंग का जिहड़ा प्रोसैस चलता है। सब तो पहला हाउस ऑफ कॉमन्स हो सकता है, जिन्होंने असीं हेठला सदन कह सकते हैं। फिर हाउस ऑफ लॉर्ड्स आएगा। दैन उन्हां तो बिल पास होने तो बाद वो एक क्राउन कोल, मीन टू से राजा या राणी कोल जिहड़ा है वो बिल जाएगा। ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿੱਖਦੇ ਆਏ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਸਿਗਨੇਚਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬਿੱਲ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੂਪ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਬਸ ਇਹੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਇੰਡੀਅਨਸ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਆ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜੀ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਹੇਠਲਾ ਹਾਊਸ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਅਪਰ ਹਾਊਸ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ, ਕਰਾਊਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੋਸਟ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਵਰਡਸ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਲਓ।
क्राउन है जिहड़ा ये हैरीडिटरी फॉर्म च हुंदा है, मीन टू से राजे दा बेटा उस पोस्ट नूं संभालेगा, बेटा है बेटी राणी बन सकती है, दैन ये तुसीं कह सकते हो हैरीडिटरी फॉर्म च हुंदा है। परंतु इत्थे सिस्टम नहीं होगा, जेकर आही फॉर्म हो जाती फिर वो गुलामी वाला सिलसिला तो फिर चल पिया सी ना किते ना किते। सो थोड़ा ध्यान रखना, प्रेजिडेंट की पोस्ट है जिहड़ी वो लोक सभा तुसीं ये कह सकते हो लोकां द्वारा चुनिया जाता है पोस्ट, डायरैक्ट इनडायरैक्ट डजंट मैटर, इनडायरैक्ट फॉर्म च इहदा चुनाव हुंदा, उस बारे भी चर्चा करनी असीं ऐसे पोस्ट करके, क्योंकि इस पोस्ट नूं आम जनता द्वारा इनडायरैक्ट फॉर्म च चुनिया जाता है, ऐसे करके इंडिया एक रिपब्लिक कंट्री है। इंडिया इज आ रिपब्लिक कंट्री बिकॉज, रिपब्लिक वर्ड क्लियर कर लो, रिपब्लिक हुंदा की है, रिपब्लिक कंट्री, रिपब्लिक वर्ड गणराज इसका पंजाबी अनुवाद है, गणराज उस देश उस स्टेट नूं कहा जाता है जिथों की सब तो वड्डी पोस्ट नूं आम जनता द्वारा डायरैक्ट और इनडायरैक्ट वे चुनिया जाए जी। सो ये तुसीं कह सकते हो इंडिया एक रिपब्लिकल जिहड़ी कंट्री है। सो यही कारण है कि असीं 26 ऑफ जनवरी 1950 नूं एज अ रिपब्लिक डे काउंट करते हाँ, मनाउने हाँ, सैलीब्रेट करते हाँ। क्यों? क्योंकि ऐसे दिन साडा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लागू होया सीगा, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ तय ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ इंडिया की ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ पोस्ट है उसनूं ਜਿਹੜਾ आम जनता द्वारा ਜਿਹੜਾ चुनिया जाएगा जी। इस बारे थोड़ा जिहा होर डिस्कशन करते हैं जी लोक सभा ते राज सभा बारे। लोक सभा हुणे दस के हटिया जी, यह लोअर हाउस है, लोअर हाउस, इहनूं असीं अपर हाउस कह दिंदे हां जी, इहनूं असीं की कहांगे जी अपर हाउस, मतलब उपरला सदन। पंजाबी अनुवाद तुसीं नाल नाल लिखते रहना, मैं बोलदा रहांगा। लोअर हाउस एंड अपर हाउस, थोड़ा जिहा होर इत्थे जिहड़ा नाम तुहानूं क्लीयर कर लेना चाहिए है। 1954 च ये नाम रखे गए सीगे, 1954 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਨਾਮ ਰੱਖੇ ਗਏ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਜਨਤਾ ਦਾ ਸਦਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਨਾਮ ਸੀ, ਜਨਤਾ ਦਾ ਸਦਨ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਸੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ, ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾਮ ਸੀ। ਸੋ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਕਦੋਂ ਬਣੀ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਕਦੋਂ ਬਣੀ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਿਓ ਜੀ। 1952 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜ ਸਭਾ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਿਉਂ? ਹੁਣ 1952 ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਕੀ ਹੈ? इंडिया ਜਿਹੜੇ फस्ट टाइम इलैक्शन हुई सी 1952 ਚ ਹੋਈ ਸੀ। इंडिया ਜਿਹੜੇ फस्ट टाइम इलैक्शन हुई सी 1952 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ। 1952 ਸਾਨੂੰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਭਾਰਤ 'ਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸੀ। ਸੋ ਹੁਣ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ ਪੁੱਛੇ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਕਦੋਂ ਬਣੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਗਲਤ ਹੈ। ਕੁਐਸਚਨ ਇਸ ਲਈ ਗਲਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗਾ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ कि एक कैबिनेट मिशन से जिहड़ा इंडिया चल के आया सी, उसे दी सजैशन ते सुझाव ते इंडिया च एक संविधान सभा बनाई गई सी। की बनाया गया सी जी? संविधान सभा, कॉन्स्टिट्यूशन असैंबली। हुण इस संविधान सभा दे दो काम सीगे, आ थोड़ा जिहा क्लीयर कर लेना। दो काम किहड़े-किहड़े है? एक तां सी जी संविधान दा निर्माण करना, संविधान दा निर्माण करना। देखो जी अपने जिहड़े संविधान निर्माता सीगे, संविधान बनाउण दे लई इन्हां ने 2 साल 11 महीने 18 दिन का समा लिया, सारे जानते हैं। एक तां सी काम यह संविधान का निर्माण करना, ते इस संविधान सभा दे जिहड़े जदों संविधान का निर्माण कर रहे सी तां इस दे जिहड़े प्रधान सीगे वो डॉक्टर राजिंदर प्रसाद सीगे। डॉक्टर राजिंदर प्रसाद सीगे वो इस जिहड़ी संविधान सभा नूं लीड कर रहे सीगे। हुण इत्थों भी क्वेश्चन दो बनते हैं। जेकर तुहानूं पूछ लिया जाए परमानेंट अध्यक्ष कौन सीगे, तो वो सीगे जी डॉक्टर राजिंदर प्रसाद। जेकर फस्ट पूछ लिया जाए तो वो सीगे जी अपने सचिदानंद सिन्हा, डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा सीगे, जिहड़े सिर्फ 9 तो लैके 11 दिसंबर तक रहे सी। 9 दिसंबर तो लैके 11 दिसंबर तक रहे सी। थोड़ा जिहा होर ध्यान रख लेना, सैलिएंट फीचर्स दे विच मैं इस बारे पूरा डिटेल च डिस्कशन किया होया है। सो देख सकते हो राजिंदर प्रसाद एक सीगा जी अंतरिम संसद के तौर पर काम करना, ਤੇ ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹਨੇ ਅੰਤਰਿਮ ਸੰਸਦ ਦੇ ਰੂਪ ਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅੰਤਰਿਮ ਸੰਸਦ ਦੇ ਰੂਪ ਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਅੰਤਰਿਮ ਸੰਸਦ ਦੇ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉਹ ਸੀਗੇ जीवी मवलंकर। सो ये थोड़ा जिहा ध्यान रख लेना, गणेश वासुदेव मवलंकर। सो इन्हां दोनों बारे भी तुहानूं थोड़ा जिहा डिफाइन कर देना जी।
ਸੋ ਇਹੀ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਫਸਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਜੀ ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਸਪੀਕਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ 2 ਕੰਮ ਸੀ, ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਆਹੀ ਫਾਰਮ ਸੀ ਅੰਤਰਿਮ ਸੰਸਦ ਦੇ ਰੂਪ ਚ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਚੇਂਜ ਕਰਤਾ ਗਿਆ ਸੀ 1954 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਥੋੜਾ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਚ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹਨੂੰ ਲੋਅਰ ਹਾਊਸ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਅਪਰ ਹਾਊਸ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਚ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਇੱਕ ਸਥਾਈ ਸਦਨ ਹੈ। ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਜੀ ਇਸ ਨੂੰ? ਸਥਾਈ ਸਦਨ। ਇੱਕ ਅਸਥਾਈ ਸਦਨ ਹੈ। ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਾਲੇ ਨੋਟ ਕਰ ਲੈਣ ਜੀ। ਇੱਕ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਹਾਊਸ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਕ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣਾ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਸਥਾਈ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਸਿਰਫ ਮੈਂਬਰਸ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਮੈਂਬਰਸ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ, 1/3 ਮੈਂਬਰਸ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਆਫਟਰ 2 ਇਅਰਸ। 2 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੇ 1/3 ਮੈਂਬਰ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਟੈਨਿਓਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮੈਂਬਰਸ ਦਾ, ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਆਪਣਾ 6 ਸਾਲ। ਕਿੰਨਾ ਰਹੇਗਾ ਜੀ? 6 ਸਾਲ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਥੋੜਾ ਕਲੀਅਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਅਸਥਾਈ ਸਦਨ ਮਤਲਬ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ 5 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਭੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂ, ਲੋੜ ਪੈਣ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਭੰਗ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਸਮਾਂ ਪੈਣ ਤੇ 1 ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਹੈ ਉਹ ਵਧਾਇਆ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣਾ 17th ਜਿਹੜਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਜਿਹੜਾ ਸਦਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿੰਨਾ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ 17 ਵਾਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਥੋਂ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ 2-3 ਡਾਊਟਸ ਹੈ ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਦੇਖੋ 1952 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਸੈਕਿੰਡ ਟਾਈਮ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਏ ਸੀ 1957 ਚ ਹੋਏ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ 1962 ਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 67 ਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਏ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਏ ਹੈ 1971 ਚ ਹੋਏ ਸੀ। ਫਿਰ 1977 ਚ ਇੱਥੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਕਨਸੈਪਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰਜਕਾਲ 6 ਸਾਲ ਦਾ ਹੈ। ਕਾਰਜਕਾਲ ਇੱਥੇ 6 ਸਾਲ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕਨਸੈਪਟ ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਹੈ ਲੋੜ ਪੈਣ ਤੇ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹੀ ਵਾਅਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਾਰਚ 1976 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣੇ ਸੀਗੇ, ਨਵੀਂ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਪਰੰਤੂ ਇਹਨੂੰ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਲਈ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ 1977 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1980 ਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹੈ। 1977 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1980 ਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਨਸੈਪਟ ਤੁਹਾਡੇ ਉਦੋਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣਗੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ 1977 ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਤੇ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰੋਗੇ। 1977 ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਗੈਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਪੀਐਮ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਮੀਨ ਟੂ ਸੇ 1947 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1977 ਤੱਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਰੂਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। 1977 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਜਨਤਾ ਦਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਨਤਾ ਦਲ ਕੁਝ ਦਲਾਂ ਦਾ ਸਮੂਹ ਸੀ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਚਰਚਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਦੋਂ ਪੀਐਮ ਬਣਿਆ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸੀ ਮੋਰਾਰਜੀ ਦੇਸਾਈ। ਮੋਰਾਰਜੀ ਦੇਸਾਈ ਉਹੀ ਪਰਸਨ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ 44th ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਹੋਈ ਸੀ। 44th ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਹੋਈ ਸੀ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਸੀ 1978। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗਲਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦਾ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ 1976 ਜਿਹੜੀ 42nd ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਿਸਟੇਕਸ ਹੋਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਦੂਰ ਹੋਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਦੱਸ ਦਿੰਨਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ 42nd ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤੀਆਂ ਕੀ ਸੀ ਉਸ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗਾ। ਬਹੁਤ ਸੀ ਗਲਤੀਆਂ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਸੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ ਉਹ 6 ਸਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਦੈਨ ਉਹ ਇਹਦੇ ਚ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਹੈ ਦੁਬਾਰਾ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 42nd ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਮਿਨੀ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ। 1976 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੋਈ ਸੀ ਇਹ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਨਾ ਵਿਟੋ ਪਾਵਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵਿਟੋ ਪਾਵਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਬਿੱਲ ਆਇਆ, ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਆਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖਾਮੀ ਲੱਗਦੀ ਤਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹ ਪੁਨਰ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਲਈ ਉਸੇ ਜਿਹੜਾ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਭੇਜ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਸ ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪਾਵਰ ਸੀਗੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦੀ ਉਹ 42nd ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਖੋਹ ਲਈ ਗਈ ਸੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ। ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ 1978 ਦੇ ਵਿੱਚ 44th ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੂੰ ਪਾਵਰ ਮਿਲਦੀ ਆ ਕਿ। ਸੋ
ਇਹ ਸੀ ਆਪਣੇ 1977 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਤਾ ਦਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। 1980 ਚ ਜਨਤਾ ਦਲ ਦੁਬਾਰਾ ਟੁੱਟਿਆ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਭੰਗ ਹੋਈ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੁਬਾਰਾ ਹੋਏ, ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਕਾਂਗਰਸ ਆਈ। 1984 ਚ ਜਿਹੜੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1999 ਚ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਕਾਂਗਰਸ ਤੱਕ ਰੂਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਹ ਫਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਸਮਾਂ ਰਿਹਾ ਸੀ 1999 ਤੱਕ ਦਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਉਹ 3 ਸਾਲ ਨੂੰ ਘਟਾ ਦਈਏ ਤਾਂ 1947 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1999 ਤੱਕ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਰੂਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਚੱਲੀ ਸੀ। 91 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 96, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 98, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਬੈਕ ਟੂ ਬੈਕ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ 98, 99, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 4 ਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਏ ਹੈ, ਦੈਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 9 ਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ, 14 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 19 ਜਿਹੜੇ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਏ ਸੀ 2019 ਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਸਥਾਈ ਸਦਨ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਭੰਗ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨੂੰ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਲਈ ਵਧਾਇਆ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ 1977 ਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਲਓ ਜੀ, ਇਹ ਕਾਰਜਕਾਲ 6 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਕਸਿਮਮ ਨੰਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮੈਕਸਿਮਮ ਨੰਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ 500 ਰਾਜ ਸਭਾ ਦਾ 250 ਹੋਏਗਾ। ਇਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਕਸਿਮਮ ਨੰਬਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੀ 550। ਸੋ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਜੇਕਰ ਹੁਣ ਐਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਐਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਕਿੰਨੇ ਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਕਿੰਨੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 245 ਮੈਂਬਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ ਜੀ। 245 ਮੈਂਬਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹੈ। ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ, ਤਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ 543 ਮੈਂਬਰ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਜੀ। ਆ 245 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਇਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, 12 ਮੈਂਬਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਇੱਥੇ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੀ। 12 ਮੈਂਬਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦੁਆਰਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫੀਲਡ 'ਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਕਮਾਇਆ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਪਰਸਨਸ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦੁਆਰਾ ਨੋਮੀਨੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੈਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ 233 ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਟੇਟਸ ਤੇ ਯੂਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚੁਣ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜੀ। ਸਟੇਟਸ ਤੇ ਯੂਟੀ ਵਿੱਚ ਚੁਣ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ 229 ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇ 4 ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਯੂਨੀਅਨ ਟੈਰੀਟਰੀ ਮੀਨ ਟੂ ਸੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼। ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਐਂਡ ਪੁਡੂਚੇਰੀ ਤੇ ਇੱਕ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ, ਆ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਚੁਣ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਉਹ 4 ਹੀ ਸੀਟਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 543 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗਾ ਜੀ। 543 ਚ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ 530 ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚੁਣੇ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ 13 ਹੈ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਚੋਂ ਚੁਣੇ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਜੀ ਆਪਣੇ 543। ਹਾਂ, 2 ਐਂਗਲੋ ਇੰਡੀਅਨ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਵੀ ਸੀ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ 545 ਮੈਂਬਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅਕਸਰ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ। ਹੁਣ 2 ਐਂਗਲੋ ਇੰਡੀਅਨ ਕਿੱਧਰ ਗਏ? 2 ਐਂਗਲੋ ਇੰਡੀਅਨ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇੱਕ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਹੀ ਸੀ ਇਕੱਲੀ, ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਐਂਗਲੋ ਇੰਡੀਅਨਸ ਦਾ। ਸੋ ਉਹ ਜਿਹੜਾ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਹੋਈ ਸੀ 104th ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਸੀਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੇ ਲਈ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ 543 ਮੈਂਬਰ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਐਂਗਲੋ ਇੰਡੀਅਨ ਦੀ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਸੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਆਪਣਾ ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਬਾਰੇ ਪੂਰਾ ਡਿਟੇਲ ਚ ਡਿਸਕਸ਼ਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹਜੇ ਵੀ ਜਾਣਨਾ ਬਾਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਨੈਕਸਟ 2 ਜਾਂ 3 ਪਾਰਟਸ ਬਣਨਗੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੇ ਲਈ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸਟੱਡੀ ਬਜ਼ਰ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨ। ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਦਾ ਲਿੰਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਨੋਟਸ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ। ਐਂਡ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਸਟੱਡੀ ਬਜ਼ਰ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਪੇਡ ਕੋਰਸ ਵੀ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਜੁਆਇਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੇ ਲਈ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਅੰਤ ਤੱਕ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਧੰਨਵਾਦ।